हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी बाय श्याम में। आज की वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। यहां से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाइड क्या था? ऑप्शन क में प्रत्यक्ष कर, ख में अप्रत्यक्ष कर, ग में धार्मिक कर, घ में कृषि कर। तो प्यारे दोस्तों, टाइड एक धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को एस्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्सिले क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर है लुई सोलवे। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क में सामंत, ख में पादरी, ग में मसाई, घ में कुलक। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुलक। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्फा वर्सीलेवा कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, मार्फा वर्सीलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो पेट्रोग्राद। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97.25 पूर्व। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक पर्वत। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं से है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो प्यारे दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, डल झील किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन क में जम्मू कश्मीर, ख में हिमाचल प्रदेश, ग में लद्दाख, घ में राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो प्यारे दोस्तों, गेहूं, चना, जौ एक रबी फसल है। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ऑप्शन ब क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों यह एक गैर कृषि क्रियाएं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है HYV का क्या तात्पर्य है। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक उत्पादन करने वाले बीज, ऑप्शन ब ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन क में साक्षरता दर, ख में लोगों का स्वास्थ्य, ग में कौशल निर्माण, घ में इनमें सभी। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन में घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्यारे दोस्तों भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ऑप्शन ब घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन क में पशुपालन, ख में कपड़ा बुनना, ग में बैंकिंग, घ में ट्यूशन पढ़ाना। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर है पशुपालन, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक परछन बेरोजगारी को इंगित करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परछन बेरोजगारी, ऑप्शन पर ख सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों को अर्थशास्त्र में मानव पूंजी कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब क। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें। तो प्यारे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। तो प्यारे दोस्तों चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब क। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। तो प्यारे दोस्तों जिम्बाब्वे 1980 में स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन ब ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन ब घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्यारे दोस्तों इसको आप लोग भी जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे, ऑप्शन ब ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन क में यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा एवं सहयोग विकसित करता है, यह सही है। अगला है यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है, यह भी सही है। अगला है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बनाता है, यह एकदम गलत हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब ग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। तो प्यारे दोस्तों भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाए जुलाई 1946, ऑप्शन ब घ सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ब क सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला एवं लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको आप अच्छे से पढ़कर अपने एग्जाम लिखने जाइएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको कक्षा 10वीं में भी इसी तरह का तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो ओके, थैंक यू।